आपका सवाल ये था कि समाज का फिल्म पे और फिल्म का समाज पे क्या असर होता है, किसका ज़्यादा किसका कम। ये सवाल सुन के मेरे दिमाग में जो विजुअल आया है वो एक बार्बर शॉप का है। अक्सर ये जो हेयर कटिंग सैलून होते हैं इनमें दोनों दीवारों पे मिरर होते हैं, इसलिए कि इधर भी चेयर लगी होती है, इधर भी चेयर लगी। और क्योंकि मिरर के सामने मिरर होता है तो इन्फिनिटी तक इमेज चली जाती है। अब मैं आपको कैसे बताऊं कि कौन सा मिरर किसको कितना रिफ्लेक्ट कर रहा है। यही रिश्ता समाज का। ताली ना बजाइए, कॉन्स्टेंटली बजानी पड़ेगी आपको, तो इस चक्कर में पड़िए मत। अच्छा, तो ये जो असर है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि कंपैरेटिवली समाज का असर ज्यादा है। फिल्म का भी है लेकिन समाज का थोड़ा ज्यादा है। उसकी वजह है कि समाज को फिल्म से कुछ लेना देना नहीं है। उसे पसंद आई तो देखेंगे, नहीं पसंद आई नहीं देखेंगे। ये तो फिल्म प्रोड्यूसर है जो मरा जा रहा है कि समाज को अच्छी लगनी चाहिए। वो तो उसका मतलब उसमें अटका हुआ है। जब समाज को अच्छी लगेगी तब वो पैसा कमाएगा ना। तो डेस्परेशन इधर है, उधर नहीं है। उधर देखो हमें भाई पसंद आएगी देखेंगे, नहीं पसंद आएगी रिजेक्ट कर देंगे। यहां जरूरत है तो वो देखता है। ये हमारा फिल्म प्रोड्यूसर सोशियोलॉजिस्ट नहीं है, हमारा फिल्म प्रोड्यूसर पॉलिटिकल साइंटिस्ट नहीं है, वो साइकाट्रिस्ट नहीं है। लेकिन जब आदमी का मतलब अटका होता है, काम अटका होता है, तो अंग्रेजी में वो कहते हैं ना, ईयर टू द ग्राउंड, वो उसमें होता है कि उसे पता होता है समाज अभी क्या मांग रहा है, तो कोशिश करता है वही देने की। आप ऐसा कीजिए कि हिंदी पिक्चर में विलन की लिस्ट बनाइए। 1940 से लेकर अब तक विलन कौन हुए। आप लोग को शायद नहीं याद होगा, ये आपकी भी थोड़ी उम्र से पहले, आप तो कंपैरेटिवली याद है। जो जमींदार था ठाकुर, वो विलन होता था गांव का। बनिया मदर इंडिया में, गंगा जमुना में, सुखी लाला। फिर अर्बनाइजेशन जैसे ही शुरू हुआ तो और वो शुरू हुआ जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो मिल का मालिक, सेठ जी, अमीर आदमी। सिंपल थी लाइफ। अमीर लोग खराब होते थे, गरीब लोग अच्छे होते थे कहानियों में। और ये जो था, जो मिल मालिक होता था वो विलन होता था, या किसी बड़ी कंपनी का मालिक विलन होता था। और ये जो बेचारा मजदूर होता था उसका इश्क मालिक की लड़की से हो जाता था, तो उसे बुलाता था ड्रेसिंग गाउन पहने हुए, पाइप पीता हुआ, बताता था ये शादी नहीं हो सकती। उसके बाद जब अर्बनाइजेशन बढ़ता रहा तो जो स्लम लॉर्ड था, जो शहर का गुंडा था, वो विलन हो गया। जैसे बाजी थी, टैक्सी ड्राइवर थी, ये पिक्चरों में विलन शहर का गुंडा था। उसके बाद धीरे धीरे आपने देखा एक रेबल स्टार आया। रेबल स्टार क्या था? वो माँ बाप की बात नहीं सुनता था, बस इतना ही रेबल था वो। ऐसा वो बहुत ज्यादा रेबल, जो शम्मी कपूर की फिल्में होती थी, वो अपनी माँ से कहता था कि मैं शादी तो इसी से करूंगा, बाप से कहता। ये एक रेबलियन था उस वक्त। जो ट्रेडिशनल सोसाइटी, वो सोसाइटी जिसमें देवदास को पूजा गया था, तो वहां से लेकर शम्मी कपूर तक फासला आया। और माँ बाप जो के ट्रेडिशनलिस्ट लोग थे वो विलन हो गए। उससे आगे गए तो एक वक्त आया कि जब एक एंग्री यंग मैन का कैरेक्टर आया, और इस एंग्री यंग मैन के सामने समाज विलन था। आप देखेंगे कि दीवार में कोई एक विलन नहीं है, और ऐसी बहुत पिक्चरें बनी हैं। इसमें समाज के खिलाफ आदमी खड़ा हुआ है, और वो समाज से नाराज है और सिस्टम से नाराज। वो भी चलता रहा, मगर गुस्सा कितनी देर तक करेंगे आप। उसके बाद ये भी एग्जॉस्ट हो गया, सिनिसिज्म आ गया, विलन हो गया पॉलिटिकल लीडर, विलन हो गया पुलिसमैन। उसके बाद आगे चलिए तो इससे भी थक गए, तो अब हमें पड़ोस से सहारा लेना पड़ा। हमारे और मेहरबानी भी थी उन लोग की, हमें विलन प्रोवाइड किए उन्होंने। तो काफ़ी दिनों
हमने उनकी मदद से विलन चलाए, और उससे भी हम बोर हो गए, यार क्या इतनी इज्जत कैसे दे देंगे, अपना मेन विलन इन्हें बनाए, तो वो भी खत्म हो गया। अभी हमारे पास विलन नहीं है। विलन इसलिए नहीं है कि विलन में जो बातें थी, वो अमीर था, पैसा जमा कर, वो सब तो हम खुद करना चाह रहे हैं। विलन की सारी खूबियां जो 40s 50s में थी, वो हम में आ चुकी है, तो अब हम विलन कहां से बनाएं? ये पूरा हिंदुस्तान का सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री आप इन विलन्स की लिस्ट में लिख सकते हैं। ये कैसे चेंज होता है? जब समाज चेंज हो रहा है तो देखते हैं भैया अब इन्हें ये चाहिए तो ऐसा करो। हीरोइन चेंज हो, मैं चुप रहूंगी, सुपरहिट पिक्चर थी, अब बना के देखिए मैं चुप रहूंगी, नहीं बन सकती। अब तो मतलब क्या होता है कि जब एक मोरालिटी का स्ट्रक्चर ढह गया, उसकी डबरी पड़ी हुई है, अभी दूसरा डेवलप हो रहा है मगर पूरी तरह हुआ नहीं, तो उसमें अजीब पागलपने की बातें भी होती हैं। एक पिक्चर थी जब तक है जान, उसमें हीरोइन, ये कभी सोच सकते थे आप 50-60s में? वो कहती है हाँ मैं शादी तो करूंगी, ये फिल्म में डायलॉग है, मेरा लिखा हुआ है नहीं भाई, मगर दुनिया की हर नेशनलिटी के एक आदमी के साथ सोने के बाद मैं करूंगी। अरे भाई तू इतनी मेहनत क्यों करेगी? अगर तू ये बता रही है कि तू एम्पावर्ड है, तू इंडिपेंडेंट है, आराम से कह दे, इतना लेबर करने की जरूरत नहीं है। तो ये अब चीजें बदल रही हैं, और ये आप सोच सकते थे कि मीना कुमारी या माला सिन्हा, वहीदा रहमान ये डायलॉग बोलेगी? पिक्चर छोड़ देती वो अगर उनसे कोई कहता कि ये लाइन बोलनी। चेंज हो रहा है, कुछ कंफ्यूजन भी है, कुछ अच्छा भी है, कुछ बुरा। लाइफ जो है वो आपको अच्छा और बुरा ही देती ही नहीं, वो आपको पैकेजेस देती है। एक पैकेज में 8 बड़े बड़े अच्छे, उसके नीचे मीडियम साइज 11 खराब, फिर उसके नीचे 5 मीडियम साइज अच्छे, फिर उसके नीचे बहुत छोटे छोटे 19 खराब, फिर नीचे बहुत ही छोटे 30 अच्छे। दूसरी तरफ गए तो वहां पर 9 बड़े बड़े अच्छे, नीचे 11 बड़े बड़े खराब, उसके नीचे मीडियम साइज 18 बहुत अच्छे, और वहां छोटे 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 40 खराब। अब आपकी समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा वाला अच्छा है पैकेज और कौन सा खराब। तो हर पैकेज कुछ अच्छा और कुछ खराब आपको लाके देता है। जो पहले था उसमें भी कुछ अच्छा था, खराब था, और वो समाज की वजह से था, वो समाज को प्लीज करने की फिक्र में था। समाज की जो तब्दीलियां थी वो आ रही थी फिल्म में, और आज भी है। तो आज भी जो फिल्में हैं उनमें कुछ खराबियां हैं, कुछ नई अच्छाइयां हैं, मगर अल्टीमेटली इट इज द सोसाइटी दैट कॉल्स द शॉट्स, बिकॉज द अदर पार्टी इज सबसर्वेंट, इज desperate to please the audience. Audience is not desperate to like the film. तो obviously जिसका मतलब है वो ज्यादा इन्फ्लुएंस होगा। तो मुझे लगता है सिनेमा सोसाइटी से ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है। लंबे जवाब देने का एक फायदा यह है कि लोग थक के कहते हैं ठीक ही कह रहा होगा। सर आपने बहुत यादगार से संवाद दिए। जैसे आपने लिखा इंसानों के पास एक चीज है वो है जुबान। आपने लिखा जो डर गया समझो वो मर गया। फिर आपने लिखा मुगेम्बो खुश हुआ। और सर आपने लिखा डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी है। तो सर मेरा सवाल ये है कि ये संवाद कहाँ से आते हैं? देखिए, हर आदमी का अपना अपना एक पेशा है और हर चीज़ को वो अपने पेशे के हिसाब से देखता है। जैसे एक आर्किटेक्ट आएगा, इस हॉल में एंटर होगा तो ये देखेगा कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, अच्छा ये पिलर्स इधर हैं, ये है, इन्होंने यूँ कंस्ट्रक्ट किया, बैल्कनी ऐसी बनाई, ये किया। यहाँ पर अगर एक इलेक्ट्रीशियन आएगा तो लाइटिंग देखेगा। यहाँ अगर कोई कलाकार आएगा तो एक स्टेज कैसा है, ग्रीन रूम है पीछे, कितने हैं, 2 हैं, 1 है, क्या है। सब लोग जिंदगी को, हर चीज़ को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं और अपने काम की चीज़ ले लेते हैं उसमें से। ऐसे ही राइटर है।
राइटर का कारोबार जो है वो शब्दों का है और ख्याल और थॉट्स और विचार का है, तो वो पूरे वक्त उसका दिमाग उसी में रहता है। जहाँ कोई अच्छा शब्द मिला वो याद हो जाता है उसे, उसके कान में गया, दूसरों के भी कान में गया, ये रजिस्टर कर लेगा, इसका धंधा है। तो उसी तरह से नए विचार, नए थॉट, ये बात कैसे कही जा सकती है, यही तो उसका काम है और तो कुछ काम है नहीं। तो कोई हैरत की बात नहीं। जो आपने मुझसे सवाल किया वो ऐसा ही है जैसे आप किसी कारपेंटर से पूछे आप कुर्सी कैसे बना लेते हैं, बनाता है, उसका काम है। सर, पर कारपेंटर की कुर्सी से ज्यादा आपके संवाद चर्चे में रहते हैं, बहुत चर्चे में रहते हैं। और आपको मालूम नहीं, आप चलिए मेरे साथ दिल्ली, कुर्सी कितनी चर्चे में रहती है आपको पता ही नहीं। सर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाती हूँ। सर, आपने बहुत गाने लिखे, बहुत यादगार गाने लिखे। ये कहाँ आ गए हम, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, दिल जाता है। आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वो भी सर मीटर में गाना है। तो आपको लगता है कि गानों, सिनेमा की जो गाने हैं उनकी भाषा क्या है? देखिए, भाषा जो है हमारी, जो हम लोग सो कॉल्ड हिंदी बेल्ट के हैं, हमारी भाषा हिंदुस्तानी है। ये हिंदुस्तानी जो है, अब इसका नाम लोग भूल गए हैं। गांधी जी तो कहते थे कि यही नेशनल लैंग्वेज होनी चाहिए। हम में से कोई ना प्योर हिंदी बोलता है ना प्योर उर्दू बोलता है। और हमारी फिल्म के भी डायलॉग, मतलब मैं ये नहीं लिखूंगा कि तुम्हारे हुकूक क्या है, बहुत ही खराब वर्ड है हुकूक, जिसका मतलब है राइट्स उर्दू में। मैं लिखूंगा तुम्हारे अधिकार क्या, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा मुझे एक छोटी सी आवश्यकता है, झूठ लगेगा, मुझे छोटी सी ज़रूरत है। तो हमारी जो ज़िंदगी की जो हिंदुस्तानी बोलने वाले हैं, एक्चुअली जिनको हम हिंदी बोलने वाले कहते हैं, लेकिन वो हिंदुस्तानी बोलते हैं, जिसमें उर्दू और हिंदी के शब्द मिक्स्ड है, वही सही लैंग्वेज है। वही सबकी सरकारी भाषा किसी की समझ में नहीं आती, इसलिए कि वो जो लोग लिखते हैं उन्हें परवाह भी नहीं कि आपकी समझ में आती कि नहीं आती। उन्हें क्या लेना देना, उन्हें अपना काम करना है, सैलरी लेनी है। लेकिन जो लोगों को ये फिक्र है कि भैया हम जो लिख रहे हैं या जो हम अपनी फिल्म में डायलॉग या गाना रख रहे हैं वो लोगों की समझ में आए, इसी से हमारी रोजी रोटी चलेगी, वो कभी क्लिष्ट भाषा नहीं लिखेंगे कोई सी भी। एक चीज़ बड़ी होती है प्योरिटी ऑफ लैंग्वेज। प्योरिटी ऑफ लैंग्वेज ऐसा ही है जैसे एक प्याज लेके आप छिलके उतारना शुरू करें कि छिलके हटाओ, असली प्याज कहाँ है। अरे प्याज के छिलके ही है भाई, सब निकाल दोगे प्याज ही नहीं मिलेगा तुम्हें। ऐसे ही भाषा है, भाषा में तरह तरह के शब्द होते हैं और आप ये सोचें कि ये अपना है वो दूसरा, बेकार बात है। मैं एक पैराग्राफ लोगों को सुनाता हूँ, मैं आपको भी सुनाता हूँ। एक मकान के एक कमरे में एक गोरा चिट्टा आदमी, एक नन्हा मुन्ना बच्चा बाल्टी से नहाए। बावर्ची ने नाश्ता दिया, नाश्ते में उड़द की दाल और टोस्ट था। आदमी उठा, चिक हटाई, संदूक खोला, पिस्तौल निकाला, दीवार पे टकी बंदूक ली, बाहर चला गया। बच्चा बेबस देखता रहा। आप में से किसी को कोई प्रॉब्लम है? कुछ ऐसा ये डिफिकल्ट लगा कि समझ में नहीं आया? नहीं? अच्छा, अब इसे जरा एनालाइज करते। एक मकान, मकान अरबिक वर्ड कि एक कमरे में कमरा इटालियन वर्ड है, बाल्टी बाल्टी पुर्तगाली वर्ड है, एक गोरा चिट्टा, चिट्टा पंजाबी है, नन्ना मुन्ना नन्नो गुजराती है, बच्चा पर्शियन है, नाश्ता पर्शियन है, बावर्ची टर्किश है, उड़द तमिल है, टोस्ट इंग्लिश है, टोस्ट, चिक टर्किश है, संदूक टर्किश है, पिस्तौल इंग्लिश है, पिस्टल, दीवार पर्शियन है, बंदूक टर्किश है, बेबस संस्कृत है।
और आप सबकी समझ में आया। मैंने कोई 11-12 लैंग्वेजेस के वर्ड इस्तेमाल किए। ये है भाषा। हम लोग तो अजीब ही है हमारा दिमाग। ये जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी छपती है तो उसके प्रीफेस पढ़िए तो हर बार वो कहते हैं इस बार हमने 40 वर्ड बढ़ाए, ये वर्ड है। अभी हमने ये वर्ड दूसरी लैंग्वेज के अपनी डिक्शनरी में डाल दिए। हमारे यहाँ ये बताया जाता है कि ये वर्ड निकालो। आप वर्ड निकालना, आपकी भाषा गरीब हो जाएगी। मगर भाषा सरकारें नहीं बनाती, भाषा सड़क पे, घर में, घर आंगन में बोलते हुए औरतें और मर्द बनाते हैं। तो वो लैंग्वेज हम लोग यूज करते हैं इसलिए कि हमें तो उनसे मतलब है। उन्हीं को नहीं समझ में आया तो हम तो बेरोजगार हो जाएंगे। तो हम वही भाषा इस्तेमाल करते हैं जो आम आदमी की भाषा है। सर, आपके गाने आप जब सुनते हैं और सालों बाद पुराना पहले लिखा हुआ गाना सालों बाद आप सुनते हैं तो कभी आपको ऐसा लगता है कि मैंने ये लिखा होता तो अच्छा होता, या चेंज करने का कोई मन होता है? होता है अक्सर होता है, हमेशा तो नहीं होता। लेकिन पहली बात यह है कि मैं अपने पुराने गाने ज़्यादा सुनता नहीं हूँ, मैं अपनी पुरानी फिल्में नहीं देखता हूँ। ये मुझे ऐसा डिप्रेसिंग लगता है कि आप बैठे हुए 30 साल पहले जो आपने लिखा था उसे बैठे देख रहे हैं। इसके मतलब आज तो आप खत्म हो गए हैं, पुराने पे पास लॉरल्स पे बैठे हुए। मैं नहीं देखता। अभी आगे सोचो तो हो गया, और हो भी गया। ये भी मेरा सोचना कि दीवार मैंने लिखी थी या शोले मैंने लिखी थी गलत है। मैं वो आदमी नहीं रहा हूं जिसने लिखी थी, मैं तो अभी कोई दूसरा आदमी। बहुत अच्छे। अब मैं उसका क्रेडिट लूं तो बेईमानी की बात है। आप चेंज, आज मुझे बोलो ऐसे लिखो तो मैं नहीं लिखूंगा, कुछ और लिखूंगा। तो अब उसके ऊपर आदमी जिंदा रहे 40 साल पहले जो काम किया था, ये तो बड़े दुख की बात होगी, अफसोस की बात होगी। अभी चिंता ये करनी चाहिए। अब ये पैंडेमिक में कुछ करने को था नहीं, मैं तो गाने स्क्रिप्ट लिखना बंद कर दी थी। अभी मैंने 3 लिखी हैं 2 साल में। अब उनका भावताव हो रहा है बाजार में, तो अब देखेंगे। तो वो आगे चलो, अभी देखो ये काम ठीक है कि नहीं है, बजाय इसके जब मैंने 70s में वो लिखा उससे क्या होने वाला है। बहुत अच्छा। सर, आपको ऐसा लगता है कि सिनेमा के गानों के बीच में पोएट्री खत्म हो गई है? ये आप सही कह रही हैं बहुत हद तक, लेकिन ये फिनोमेना जो है ये कोई वॉइड में, हवा में नहीं हुआ है, ये समाज में हुआ है। समाज में भाषा सिमट रही है। मुझे मालूम नहीं यहाँ गुजरात में क्या सिचुएशन है। जो आज के यंगस्टर हैं गुजरात में, उन्हें गुजराती भाषा, गुजरात की साहित्य, गुजरात की कविता, उसका जो फोक है गुजरात का, उन्हें कितना पता है मुझे मालूम नहीं। उम्मीद करता हूँ होगा कुछ पता। लेकिन हम तो अक्सर जगह पे देखते हैं, वहाँ भी लोगों को पता ही नहीं है, नई जनरेशन को मालूम ही नहीं है। अपने लिटरेचर, अपने तो रूटलेस हो रहे। हो क्या रहा है समाज में? ये समाज पूरे देश का भाषा में स्प्लिट हो रहा है। जो खाते पीते लोग हैं, जो वर्थ देयर सॉल्ट कुछ भी, वो अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजते हैं। मैं उसके बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ, इंग्लिश बहुत ही जरूरी है, मैं टोटली अंग्रेजी के फेवर में हूँ। लेकिन अफसोस ये है कि हम अंग्रेजी सीखते हैं एट द कॉस्ट ऑफ अ मदर टंग। वो ठीक नहीं है। ये नहीं कि इंग्लिश पढ़ना छोड़ दो, वो तो चाहिए और वो ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती जा रही है। लेकिन पेड़ को सिर्फ ब्रांचेस नहीं चाहिए होती हैं, जड़ें भी चाहिए होती हैं। तो हमारे बच्चे ऐसे पेड़ बन रहे हैं जिनकी ब्रांचेस तो दूर दूर तक एलए और सैन फ्रांसिस्को तक चली गई हैं, लेकिन नीचे जड़ें नहीं हैं। और इसमें हमारा दोष, हमारे एजुकेशन सिस्टम का दोष है कि हम अपने बच्चों को उनकी मदर टंग नहीं दे पा रहे हैं। तो जब मदर टंग ही नहीं होगी, आपको अपने कल्चर से, अपनी ट्रेडिशन से आपका रिश्ता टूट जाएगा, तो फिर वो संस्कार भी जाएंगे, फिर वो भाषा भी जाएगी। और भाषा आपने कट की तो पूरा कल्चर कट हो जाता है। भाषा तो वो व्हीकल है जिसमें कल्चर चलता है। तो अगर आदमी को भाषा ही नहीं मालूम, वो गुजराती ही नहीं जानता, अंग्रेजी सिर्फ जानता है,
तो वो क्या गुजराती संस्कार, गुजराती परंपरा को समझेगा, कैसे समझेगा? तो वो हमारे यहाँ हो रहा है कि अच्छा यंगस्टर बोलते, कुछ मुझसे बात कर रहे होते हैं, यू नो व्हाट आई मीन, तो मैं नो आई डोंट नो व्हाट यू मीन, टेल मी. आफ्टर एवरी सेंटेंस अ यंगस्टर विल से यू नो व्हाट आई मीन, नो आई हैव नो आइडिया, तुम बताओ. तो देयर आर नॉट इनफ वर्ड्स. और ये एक ट्विटर ने और कर दिया, स्पेलिंग भी खराब करवा दिए. तो अब हर चीज़ जो है वो शॉर्ट होती जा रही है. कॉन्वर्सेशन में दिल्ली में कुछ दिनों पहले था, एक लड़की दूसरी लड़की की पार्टी में कह रही थी आई लाइक ए डुप. तो मैं चौंक गया कि ये क्या चीज़ होती है डुप, जो मुझे आज तक नहीं मालूम. मैंने कहा बेटा ये डुप क्या है? चलिए दुपट्टा. तो अरे मैं पट्टा और बोल देती तो क्या चलेगा. डुप, दैट्स अ नाइस डुप. हर चीज शॉर्ट होती जा रही है. तो इसमें जब लैंग्वेज सोसाइटी में कम होगी और शॉर्ट होगी तो गानों में कहां से अच्छी लैंग्वेज आएगी? इसी सोसाइटी से तो लोग आके लिख रहे हैं और इसी सोसाइटी के लिए लिख रहे हैं, तो कहां से लैंग्वेज आएगी? फिर एक हम लोग का क्या है कि बताइए, योग भी जो है वो हमने तब माना जो हमारा था कि वो जब बाहर उसकी तारीफ हुई, अमेरिका में आर्मी योगा सीखने लगी, मेडिटेशन, तब हमें लगा ठीक चीज है. तब तक हम इसकी इज्जत नहीं करते थे. तो हमारे यहाँ बाहर से सर्टिफिकेट बहुत जरूरी होता है, तब हम मानते हैं. अब हाल ये है कि आप ये देखिए कि मैं पूछता हूँ, स्कूल में जाता हूँ, डू यू लव योर कंट्री? ऑफ कोर्स वी लव इंडिया. अच्छा, बड़ी अच्छी बात है भाई. तो तुम्हें इंडियन कॉस्ट्यूम तो पसंद नहीं है, तुम तो ये टोंजीन में हो, तुम्हें इंडियन फूड नहीं पसंद है, तुम्हें मैगी नूडल और पिज्ज़ा अच्छा लगता है, तुम्हें इंडियन म्यूज़िक नहीं पसंद है, क्लासिकल हो, फोक हो या फिल्म की हो, तुम अमेरिकन पॉप सुनते हो, तुम्हें खाना पीना रहना सहना कौन सी चीज़, डांसेस इंडियन, म्यूज़िक इंडियन, फूड कुजीन, गारमेंट क्लोथ्स, तुम्हें क्या पसंद है इंडियन? इंडिया यही तो है. इंडिया सिर्फ जमीन थोड़ी है, इसमें तो तुम्हें कुछ पसंद नहीं है. अब फिर कहते हो वी लव इंडिया. कैसे भाई, मुझे समझाओ जरा, कौन सी चीज इंडियन है जो तुम अप्रिशिएट कर रहे हो? वो है नहीं, इसलिए कि उन्हें एजुकेशन में नहीं मिला है, उनको आपने आइकॉन्स नहीं दिए हैं, उन्हें आपने उनकी माइथोलॉजी नहीं बताई है. दोष हमारा है. हमारे कितने बच्चे हैं जो आज मैं एक, आपने कहा कि मैं कोट कर रहा हूँ गीता, अरे भाई हिंदुस्तान के हर आदमी को मालूम होनी चाहिए गीता और रामायण और महाभारत. आपके बच्चों को पता है? नहीं पता है. तो जब हमारा ट्रेडिशन ही हमने अपने बच्चों को नहीं, जो धरोहर था वो दिया ही नहीं, तो उनसे हम क्या शिकायत करें? सच बात तो ये. सिर्फ भाषा और पोएट्री की बात चल रही है, तो मेरा एक सवाल ये है कि आप एज अ पोएट, आप ऐसा मानते हो कि कविता सामाजिक बदलाव ला सकती है? देखिए, ज्यादा कविता के भरोसे ना रहिएगा आप, मेरा ऐसा ख्याल है. होता क्या है कि समाज में कोई बदलाव की ख्वाहिश पैदा होती है, कोई अरमान आता है, कोई मूवमेंट आता है, कोई क्रांति आ रही होती है. ये शायर क्या करते हैं, कवि क्या करते हैं कि वो जो फीलिंग समाज में है, जिसको शब्द नहीं मिले लेकिन दिलों में है बेचैनी, बेताबी, उसको शब्द दे देते हैं. तो लोग कहते हैं हाँ यही तो हम सोच रहे थे, तो उससे वो आइडेंटिफाई करते हैं. लेकिन अगर उनके दिल में मन में बात ही नहीं है तो वो कविता नहीं करवा पाएगी. वो पहले वो बेताबी, बेचैनी, वो उम्मीद उनके दिलों में होनी चाहिए. एक मूवमेंट कहीं चलना चाहिए. हिंदुस्तान की आज़ादी में बड़े गीत लिखे गए, चाहे वंदे मातरम हो या और भी सारे, यहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, या और भी बहुत गीत थे. ये बंगाली में तो थे काजी नसरुल इस्लाम, उन्होंने, उनके सारे गीत जो थे वो हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए थे. मगर मूवमेंट था तो गीत लिखे गए ना. गीत लिखे गए इसलिए नहीं मूवमेंट हो गया. तो होता यह है कि समाज में कोई बेचैनी, बेताबी होती है, लेकिन समाज उसे शब्द नहीं दे पाता, उसे कोई फेस नहीं दे पाता, उसे कोई क्लियर इमेज नहीं दे पाता.
आर्टिस्ट उस इंटेंजिबल एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग को लेके उसे शब्द दे देता है, उसे एक आइकॉन दे देता है, उसे एक तस्वीर दे देता है, और समाज कहता है यही चाहिए था। तो हम ज्यादा से ज्यादा उनकी वो फीलिंग जिसके शब्द उन्हें नहीं मिल रहे वो हम ढूंढ के दे देते हैं, मगर अगर उनमें वो भावना है ही नहीं तो फिर हमारे शब्द से कनेक्ट नहीं करेंगे। तो कोई दुनिया में ऐसा तो नहीं हुआ कि एक ठीक ठाक समाज चल रहा था, एक पोएम लिखी गई तो रेवोल्यूशन आ गया, ऐसा नहीं होता। जब समाज में बेताबी है तब पोएम अच्छी लगेगी। और सर भाषा की बात है तो मैं चाहूंगी कि आप उर्दू भाषा के बारे में थोड़ी बात शेयर करेंगे। अब उर्दू का बेचारी का भी अजीब ही है। जब तक आपको मेरी बात समझ में आ रही है आप समझ रहे मैं हिंदी बोल रहा हूं, जैसे ही समझ में आना बंद हुई कहना अच्छा जो उर्दू है। मुझे किसी ने पूछा, सीरियसली पूछा कि जावेद साहब सच बताइएगा उर्दू में कोई सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा जैसा गीत है? मैं भैया यही उर्दू का है। तो प्रॉब्लम यह है कि, और ये प्रॉब्लम समझ में आने वाला है, ये हिंदू और उर्दू जो हैं ये दोनों एक माँ की बेटियां हैं। माँ थी खड़ी बोली और है। भाषा होती क्या है? पहले उर्दू को एक सेकंड साइड में कीजिए। भाषा क्या है? भाषा क्या लिपि है? तो ये जो करण जौहर की पिक्चर आई थी, कुछ कुछ होता है KUCH HOTA HAI ऐसा लिखा होता ना बोर्ड पे, ये इंग्लिश है? नहीं। सच तो ये है कि इंग्लिश की कोई स्क्रिप्ट ही नहीं है। इंग्लिश हैज ऑल्सो बोरोड स्क्रिप्ट फ्रॉम लैटिन। एक्सेप्ट फॉर रशियन, यूरोप की जो लैंग्वेजेस हैं दे हैव टेकन द स्क्रिप्ट फ्रॉम लैटिन। तो ये लैटिन है क्या? नहीं है। अंग्रेजी अंग्रेजी है, फ्रेंच फ्रेंच है, जर्मन जर्मन है। तो इसके मतलब स्क्रिप्ट, अब जैसे पंजाबी है, पंजाबी देवनागरी में लिखी जाती है, पंजाबी गुरमुखी में लिखी जाती है, और पंजाबी उर्दू स्क्रिप्ट में भी लिखी जाती है, मगर वो पंजाबी रहती है, स्क्रिप्ट नहीं है। तो फिर क्या वोकेबलरी है? लैंग्वेज। ये हॉल एयर कंडीशनड। मैंने 4 शब्द बोले, उनमें से 2 इंपॉर्टेंट वर्ड इंग्लिश के हैं। एयर कंडीशनड हॉल। क्या मैं इंग्लिश बोल रहा हूं? इधर ये लगा है उधर है लगा है। तो आप कह रहे नहीं, बोल तो तुम हिंदुस्तानी या हिंदी रहे हो, उसमें 2 इंग्लिश वर्ड यूज किए तुमने। सच ये है कि लैंग्वेज ना वोकेबलरी है, मैंने अभी बताया इतनी वोकेबलरी में क्या क्या शब्द है, ना स्क्रिप्ट है। लैंग्वेज है सिंटैक्स, ग्रामर। हर लैंग्वेज की अपनी एक ग्रामर होती है। दुनिया में 2 लैंग्वेजेस हैं सिर्फ, वो पूरे वर्ल्ड में, हिंदी और उर्दू, जिनकी ग्रामर एक। उनकी ग्रामर में कोई फर्क ही नहीं है। तो फिर ये 2 लैंग्वेजेस कैसे हैं? ये गलत है। ये एक लैंग्वेज थी और एक लैंग्वेज है जिसे आर्टिफिशियली अलग किया गया है फॉर पॉलिटिकल रीजंस। इसमें से शब्द निकाले गए चुन चुन के। दोनों लैंग्वेजेस में काम हुआ है कि नहीं नहीं ये निकाल दो, ये निकाल दो। इनको झूठा लैंग्वेज बनाया गया है। जो आप, किसी ने पूछा आपने ऑल इंडिया रेडियो में हिंदी में समाचार सुने? कहने नहीं साहब हमने हिंदी के समाचार नहीं सुने, समाचार में हिंदी सुनी है। तो जो हिंदी आती है या जो कुछ लोग उर्दू बोलते हैं जैसे, वो तो मेरी भी समझ में नहीं आती, मेरी तो मदर टंग है। ये सच्ची ज़बानें नहीं। सच्ची ज़बान वो है कि मैं बोलूँ आप समझे, आप बोले मैं समझूँ, वो हिंदुस्तानी है। ये एक्चुअली स्क्रिप्ट से अलग हुए हैं और उसके बाद फिर इन्हें जान के इंटेंशनली अलग किया गया। वजह क्या है कि जब ये 2 नेशन थ्योरी आई थी, which was a lie, which was a total lie. Nations are not made on religion. अगर होता तो पूरा मिडिल ईस्ट एक होना चाहिए था, होता तो पूरा यूरोप एक होना चाहिए था। रिलीजन से नहीं बनता है नेशन। ये बनाना चाह रहे थे 2 नेशन थ्योरी, यही तो थी ना। तो इन्होंने सारे झूठ बोले, गलत हिस्ट्रीज बनाई इन्होंने। अब बीच में उर्दू पड़ी हुई है,
ये तो मिलके बनी है। हिंदी, उर्दू में आप एक सेंटेंस भी नहीं बोल सकते बिना हिंदी का शब्द इस्तेमाल किए। और हिंदी की कोई भी डिक्शनरी ले लोगे उसमें कम से 5 से 6 हज़ार वर्ड जो है पर्शियन के, आपको मालूम भी नहीं है पर्शियन, आपको मालूम था बच्चा पर्शियन वर्ड है। खुल मिली हुई है। ये हिंदुस्तान में जन्मी हुई भाषा है। हिंदुस्तान से बाहर ये कहां बोली जाती भाई? यही जो है, अच्छा पाकिस्तान हो गया, पाकिस्तान तो कल की बात है, आर्टिफिशियली क्रिएटेड कंट्री है, कब तक है वो भी देखने वाली बात है। नहीं, सही कह रहा हूं मैं आपसे, जो झूठ पे एक चीज हो तो कब तक खड़ी रहेगी, गिर जाएगी बिल्डिंग। तो यही लोग हैं जो उर्दू जानते हैं। तो उज्बेकिस्तान में तो उर्दू नहीं बोलता ना कोई, कजाकिस्तान में तो उर्दू नहीं बोलता ना, सऊदी अरब में तो कोई नहीं बोलता। तो कहां की भाषा है भाई? ये सिर्फ इस सब कॉन्टिनेंट की भाषा है। हुआ ये था कि आज से 700-800 साल पहले पर्शियन जो है वो थी जो आज इंग्लिश है। अगर आप इंग्लिश जानते हैं तो आप पढ़े लिखे आदमी हैं, अगर आपको इंग्लिश ही नहीं आती तो बड़ी कमी है आप में। और ये हमारे मुल्क में ही नहीं था, ये पूरे सेंट्रल एशिया में था। और हमारे मुल्क में सिर्फ मुसलमान बादशाहों में नहीं था जिनकी मदर टंग नहीं थी पर्शियन, ये हमारे मुल्क में मराठा अंपायर्स में भी था। पेशवा वर्ड जो है वो पर्शियन का वर्ड है। तो ये लैंग्वेज ऑफ द एलीट थी, लिंगुआ फ्रंका ऑफ द एलीट। ये स्क्रिप्ट अवेलेबल थी। 700-800 साल पहले कुछ लोग खड़ी बोली, जिनमें सबसे मशहूर नाम है अमीर खुसरो का, वो इसे लिखने लगे। ये डायलेक्ट उसे कहते हैं कि लैंग्वेज जिसकी कोई स्क्रिप्ट नहीं है उसे डायलेक्ट बोलते हैं। तो ये डायलेक्ट था, खड़ी बोली। अब उसमें शुरू में क्या लिखा उसने, अमीर खुसरो ने, अम्मा मेरे बाबा को भेजो री के सावन आया रे। अब ये कहाँ का है? ईरान का है, ये अरब का है, ये उज्बेकिस्तान का है, ये कहाँ का है? अरे ये हिंदुस्तानी है। यही शुरू में उनकी पोइट्री, सखी पिया का मैं का बताऊं ना हा पावे न भेजे पतियां, ये अमीर खुसरो लिख रहा है। तो यहां से शुरू हुई थी ये भाषा, जो फिर साउथ में गई। वहां क्या गजल लिखी गई? पिया बाज प्याला पिया जाए ना, पिया तब तक के काफिर नहीं था। ये बाद में उर्दू पोइट्री से पिया गायब हो गया, अब पिया नहीं इस्तेमाल होता। क्यों भाई? पिया ने क्या खराबी की वो कर दी कि ऐसे इस तरह से ये भाषा को बाद में इन्होंने पोलिटिसाइज किया। हकीकत ये है कि प्योर इंडियन लैंग्वेज है और इंडिया ही की लैंग्वेज। अब पाकिस्तान इसे क्लेम करता है, पाकिस्तान तो कश्मीर भी क्लेम करता है। तो अब हम क्या मान जाए उनकी बात? अरे भाई ऐसी उर्दू भी उनकी ज़बान नहीं है, उर्दू हमारी ज़बान है। तुमने ले लिया, बहुत कुछ ले लिया है, तो चलो लैंग्वेज भी ले लो थोड़ी सी, मगर है हमारी। ये जहाँ बनी है, ये बनी है दिल्ली में, हरियाणा में, यूपी में, वहाँ थोड़ी बनी थी। ये सिंध में या पंजाब में या पख्तूनिस्तान में या सूबा सरहद में नहीं बनी है, ये यहाँ बनी है और यहीं ढली है और यहीं की है। और इसका मैं आपको सबूत देता हूँ। ये लोगों को, बहुत कम लोगों को असल में उर्दू पोइट्री सिंगर्स के थ्रू मालूम है। शराब चीज़ है ऐसी न छोड़ी जाए, ये बस यही समझते हैं कि यही है उर्दू पोइट्री। अब सिंगर सिंग द लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर, वो तो चालू चीज़ है, गाते हैं। जो सीरियस उर्दू पोइट्री है वो क्या है? अनबिलीवेबल। मेरी एक पिक्चर बन रही थी, युगांधर कृष्ण जी को कहते हैं जो युग चेंज कर रहा। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की म्यूजिक थी, एन चंद्रा डायरेक्टर थे। तो मैं गया वहां, तो दोनों म्यूजिक रूम में बैठे थे, कुछ थोड़े अनकंफर्टेबल लगे मुझे। हाँ भाई, मैंने कहा क्या सिचुएशन बताई? ट्यून? हाँ जी, ट्यून तो बना ली है। हम लोग ट्यून पे लिखते हैं, पहले ट्यून बनती है, उस पर गाना लिखा जाता है। कैफी साहब का कहना ये ऐसे ही है जैसे पहले कब्र खोद दी जाए, फिर उस साइज का मुर्दा ढूंढा जाए। तो ट्यून है। तो मैंने कहा हाँ भाई सिचुएशन क्या है? अब कुछ आगे पीछे हो रहा है। नहीं, वो असल में क्या था कि ऐसे आइडिया आया था कि कैसी अगर हो जाता तो अच्छा था, ये सिचुएशन ऐसी है। अरे मैं बोलूँ भाई खुल के, अल्टीमेटली हाँ हूँ ना नू करके उन्होंने बताया कि कृष्ण आरती है जो यहाँ पर लिखनी है।
तो उन्होंने कहा इसका नाम तो जावेद अख्तर है, ये पता नहीं लिख पाएगा कि नहीं। तो बेचारे परेशान थे थोड़े। तो मैंने कहा आप ट्यून दे दीजिए, मैं अगली बार कब मिले, कह 2 दिन बाद मिलते। मैं ठीक है 2 दिन बाद मैं आता हूँ, कुछ लिख के लाऊंगा। लेके चला आया। 2 दिन बाद में वापस गया। मैंने कहा आपने जो मुझे ट्यून दी थी वो अधूरी थी। कहले वो कैसे? मैंने कहा आरती का एक क्रेसेंडो होता है, वो तो आपने दिया नहीं मुझे, वो मैंने अपनी तरफ से लिख दिया है। वो शुरू वहाँ से होता था गाना, अभी है उसके ऊपर, यूट्यूब पे सुन लीजिएगा। जब जब इस दुनिया में जुल्म बढ़ेगा, जब पाप का जग पे जहर चढ़ेगा, अर्जुन को दीक्षा देने, दुनिया को शिक्षा देने वो अपनी गीता सुनाएगा, कृष्णा आएगा। यहाँ से शुरू। अब मैंने जो उन्होंने नहीं दिया था मुझे उसका क्रिसेंडो आरती का, वो मैंने अपनी तरफ से लिख के दिया कि आप इसे कंपोज कर लीजिए। वो पूरा क्रिसेंडो मैंने सिर्फ कृष्ण जी के नामों से बनाया। वो कृष्ण कन्हैया मुरलीधर मनमोहन कान मुरारी है, गोपाल मनोहर धुप भंशन घनश्याम अटल बनवारी है, बनकुंज फिरैया सावारिया नंदलाला अटल बनवारी है। वो कंस विनाशक महारथी सुदर्शन चक्रधारी है, वो गोपीनाथ मदन मोहन, वो श्याम पीताम्बर आएगा, आएगा युगांधर आएगा, आएगा युगांधर। तो बड़े परेशान हो गए, कल इतने नाम तो हमें नहीं मालूम है, आपको कहां से पता चल गए? मैंने कहा मेरी मदर टंग उर्दू है, उर्दू पोइट्री पढ़ी है इसलिए जानता हूं, और लखनऊ का हूं। जो वाकई जिसे गंगा जमनी तहजीब कहते हैं वो मैंने अपने बचपन में देखी है कि वो क्या थी। लोगों को मालूम नहीं है कि उर्दू पोइट्री में जितने हिंदू डेटीज हैं, देवी देवता हैं, जितने हिंदू त्यौहार हैं, उन पे क्या पोइट्री है। मैं दावे से बोलता हूं कि दिवाली पे और होली पर हिंदुस्तान की किसी भाषा में वो पोइट्री नहीं होगी जो उर्दू में, दावे से। और आपको बता दूं, एक किताब है जो मेरे फादर ने एडिट की थी, 2 वॉल्यूम्स में है, ये राजकमल वालों ने छापी है, हिंदुस्तान हमारा। आप वो ज़रूर मंगाइए और देखिए कि हिंदुस्तानी पोइट्री क्या है उर्दू, और हिंदुस्तानी ट्रेडिशन क्या है उर्दू पोइट्री। वो किसी को पता ही नहीं, वो समझते मैं खाना और शराब खाना और आशिक और चांदनी रात, यही है सब। ये सब सिंगर्स का काम है। ये जो रियल पोइट्री है, कितनी ज़मीन में अंदर जड़े हैं उसकी। गंगा के ऊपर जो पोइट्री है, जो बनारस के घाटों पे जो पोइट्री है, वो सुनने के काबिल है। मतलब मैं लक्ष्मीबाई पे जो पोइट्री, मैं एक पोएम है लक्ष्मीबाई पे, अब बताइए इस उम्र में भी मैं बिना रोए उसे पढ़ ही नहीं सकता, उसमें मेरा बीच में रोना ही निकल जाता है। ये पोइट्री लोग जानते नहीं है, वो पता नहीं क्या समझते हैं उर्दू को। और इवन जो ये रिंद है, शराब पीने वाला और आशिक और मैखाना, ये भी वो नहीं है जो हम समझ रहे हैं। ये सिंबल्स हैं, ये सिंबल है। रिंद का मतलब फ्री थिंकर, मैखाना का मतलब वो जगह जहां फ्री थिंकिंग पॉसिबल है, हरम यानी मॉस्क जहां रिग्रेसिव और नैरो माइंडेड थॉट्स है। ये सारी पोइट्री पहले दिन से ऐसी है, और कोई सोच नहीं सकता कि आज से 300, 350, 400 साल पहले कैसी। आज तो पोइट्री करे तो भैया वो तो टीवी पर डिस्कशन शुरू हो जाएगा उस तरह की। 1-2-3 शेर सुनाता हूं मैं आपको, ये आज के नहीं है, ये 350, 400 साल पुराने शेर है। काबा जो ढह गया है तो क्या जाए गम है शेख। अगर काबा डिमोलिश हो गया है तो ये कौन से गम की बात है। काबा जो ढह गया है तो क्या जाए गम है शेख, कुछ कसरे दिल नहीं, ये दिल का पैलेस नहीं है जो बनाया ना जाएगा। एक मीर भी 300 साल हो गए। जाए है जी निजात के गम में, निजात मोक्ष, कि मेरा दिल जो है वो मोक्ष का ही गम कर रहा है, निजात का गम कर रहा है। ऐसी जन्नत गई जहन्नुम में। तो ये जो है, ये एस्पेक्ट, मतलब मैं आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई लैंग्वेज। ये एक लैंग्वेज है जो पहले दिन से सेकुलर, पहले दिन से एथिस्टिक, फ्री थिंकिंग थी। वरना पोइट्री शुरू होती है हिम से,
रिलीजियस सॉन्ग से, और फिर उसके बाद धीरे धीरे वो लैटिन हो कि ग्रीक हो या कोई लैंग्वेज हो, उसके बाद दूसरे टॉपिक्स उसमें आना शुरू होते हैं। ये पहले दिन से ही एंटी रिग्रेसिव, एंटी कन्वेंशनल थॉट्स थी, पहले दिन। अब मैं आपको कह रहा, जैसे रिंद है, शराब, अभी एक शेर सुनाता हूं आपको, मैं खाने, जिन्हें प्यास है उन्हें कम से कम, जिन्हें प्यास कम उन्हें दम बदम, जिनको प्यास है उन्हें तो कम से कम दे रहा है तू, और जिन्हें प्यास कम है उन्हें एवरी मोमेंट प्रोवाइड कर रहा है अल्कोहल और या वाइन। मेरे साकिया तेरे मैकदे, मैखाने का, तेरे मैकदे का निजाम है, सिस्टम है कि मजाक है? अब ये सवाल न शराब पे है न शराब खाने पे है, ये हमारे इकोनॉमिक सिस्टम पे है, और ये बरसों पहले लिखा हुआ शेर है, सदियों पहले। जिन्हें प्यास है उन्हें कम से कम, जिन्हें प्यास कम उन्हें दम बदम। मेरे साकिया तेरे मैकदे का निजाम है, निजाम मीन सिस्टम, कि मजाक है? अब ये सिंबल उसने शराब खाने के यूज किए हैं, लेकिन बात कुछ और है। तो ये सिंबल यूज करके बातें करते हैं। ये बहुत कीमती हमारा धरोहर है और इसको हमें संभाल के रखना चाहिए। इसमें जो पोइट्री है वो आप लोग जरूर, हिंदुस्तान हमारा जरूर मंगवाइए और पढ़िए आप क्या क्या उसमें पोइट्री है, और शिव पार्वती पे, राधा कृष्ण पे, राम सीता, क्या क्या लिखा है लोगों ने बरसों पहले। अभी तो हो सकता है कि प्रेजेंट सिस्टम को खुश करने के लिए इस तरह की बातें करें, 300-400 साल पहले तो फ्री थे, अपने जो चाहे लिखें ना लिखें, बल्कि लिखना खतरनाक था उस जमाने में, एंटी रिलीजियोसिटी, एंटी वो, मगर वो लिखते थे। सर, तो जब उर्दू और भाषा और कविता की बात हुई है तो थोड़ी कविताएं हो जाए। चलिए साहब, ठीक है। एक बात मैंने नोट की है कि आप कितनी भी अक्लमंदी की बातें कर लें, मदारी को बिना तमाशा दिखाए नहीं छोड़ते। सर वो सब तो ठीक है। सर मैं ये कहना चाहूंगी कि कितनी भी अक्लमंदी की बात हो जाए पर इंसान इमोशन से ही जीता है, तो पोएट्री इज ऑल अबाउट इमोशंस। अच्छा चलिए सुना देता हूं मैं आपको। मुझे अक्सर लोग पूछते हैं, जो मुझे सिर्फ फिल्मी गानों से जानते हैं, जब मैं अपनी सीरियस पोएट्री सुनाता हूँ तो बहुत परेशान हो जाते हैं। कहते भैया आप रोमांटिक पोएट्री नहीं लिखते हैं? तो मैं कहता हूँ वो मैं फ्री में नहीं लिखता हूँ, उसका चार्ज होता है। तो एक आध चलिए फ्री वाली भी सुना दूंगा आपको। एक सुनाता हूँ जो हमारी सबकी जिंदगी का एक डायलेमा, उलझन। करोड़ों चेहरे और उनके पीछे करोड़ों चेहरे, करोड़ों चेहरे और उनके पीछे करोड़ों चेहरे, ये रास्ते हैं कि भीड़ के छत्ते, जमीन जिस्मों से ढक गई है, कदम तो क्या तिल भी धरने की अब जगह नहीं है। ये देखता हूं तो सोचता हूं कि अब जहां हूं वहीं सिमट कर खड़ा रहूं मैं, मगर करूं क्या कि जानता हूं जो भीड़ पीछे से आ रही है मुझको पैरों तले कुचल देगी, पीस देगी। तो अब जो चलता हूं मैं तो खुद मेरे पैरों में आ रहा है, किसी का सीना, किसी का बाजू, किसी का चेहरा। चलूं तो औरों पे जुल्म ढाऊं, रुकूं तो औरों के जुल्म झेलूं। ज़मीर तुझको तो नाज है अपनी मुंसफी पर, ओ कॉन्शियंस यू आर सो वेन अबाउट योर सेंस ऑफ जस्टिस। ज़मीर तुझको तो नाज है अपनी मुंसफी पर, जरा सुनो तो कि आज क्या तेरा फैसला। एक छोटी सी रोमांटिक कविता भी सुना देता हूं जी। नई वाली, फ्री वाली, हाँ नहीं, इसकी प्राइस मैंने दी थी।
मैं भूल जाऊं तुम्हें अब यही मुनासिब है, यही करेक्ट है, यही सही है। मैं भूल जाऊं तुम्हें अब यही मुनासिब है, मगर भुलाना भी चाहूं तो किस तरह भूलूं, कि तुम तो फिर भी हकीकत हो, कोई ख्वाब नहीं। यहां तो दिल का ये आलम है, क्या कहूं कमबख्त, भुला सका ना ये वो सिलसिला जो था ही नहीं, वो एक ख्याल जो आवाज तक गया ही नहीं, वो एक बात जो मैं कह नहीं सका तुमसे, वो एक रब्त संबंध जो हम में कभी रहा ही नहीं। मुझे है याद वो सब जो कभी हुआ ही नहीं। पानी दे दी। और सुना, काफी हुआ। आंसू। एक ये ईशा जी की फरमाइश है, अगर अच्छा लगे तो मुझे दाद दीजिएगा, बुरी लगे तो इन्हें हुट कीजिएगा। आंसू। हम लोग आपने देखा है फिल्म में जाते हैं तो हमारी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, अच्छा सीन देखते हैं, कोई इमोशनल नॉवल पढ़ रहे होते हैं तो उसमें कोई ऐसा सीन आ जाता है तो हम रोने, आंखें भीग जाती हैं। ये वो आंसू है जो किसी और की दास्तान में आया है हमारी पलकों से। किसी का गम सुन के मेरी पलकों पे एक आंसू जो आ गया है, ये आंसू क्या है? किसी का गम सुन के मेरी पलकों पे एक आंसू जो आ गया है, ये आंसू क्या है? ये आंसू क्या है? गवाह है मेरी दर्दमंदी का, मेरी इंसान दोस्ती का। ये आंसू क्या है? एक सबूत है मेरी जिंदगी में खुलूस, सिंसियरिटी की, एक रोशनी का। ये आंसू क्या ये बता रहा है कि मेरे सीने में एक हसास सेंसिटिव दिल है जो कि किसी की दिलदोज़ दास्तान जो सुनी तो सुन के तड़प उठा है, पराए शोलों में जल रहा है, पिघल रहा है। मगर मैं फिर खुद से पूछता हूं ये दास्तान तो अभी सुनी है, ये आंसू भी क्या अभी ढला है? ये आंसू क्या मैं समझूं पहले कहीं नहीं था? मुझे तो शक है कि कहीं था। ये मेरे दिल और मेरी पलकों के दरमियान जो फासला है, जहां ख्यालों के शहर बसते हैं और ख्वाबों की तुरबतें हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ ड्रीम्स है, जहां ख्यालों के शहर बसते हैं और ख्वाबों की तुरबतें हैं, जहां मोहब्बत के उजड़े बागों में तलखियों के बबूल हैं और कुछ नहीं है, जहां से आगे हैं उलझनों के घनेरे जंगल। ये आंसू शायद बहुत दिनों से वहीं छुपा था। जिन्होंने इसको जन्म दिया था वो रंज तो मसलहत के हाथों न जाने कब कत्ल हो गए थे। Those sorrows which gave birth to this tear were killed by expediency long back. There are so many sorrows that we can't afford to have. It becomes very difficult to live. We keep this sorrow with us, the reason of the sorrow, because we have to survive, we have to adjust, we have to manage. जिन्होंने इसको जन्म दिया था वो रंज तो मसलहत के हाथों न जाने कब कत्ल हो गए थे, तो करता फिर किस पे नाज आंसू कि हो गया बेजवाब, रीजन विदाउट ए रीजन आंसू, यतीम आंसू, यसीर आंसू, अनाथ आंसू। न मोतबर था, न क्रेडिबल था, न रास्तों ही से बाखबर था, तो चलते चलते ठिठक गया था, झिझक गया था। इधर से आज एक किसी के रम की कहानी का कारवां जो गुजरा, यतीम आंसू ने जैसे जाना कि इस कहानी की सरपरस्ती मिले तो मुमकिन है राह पाना। तो एक कहानी की उंगली थामे उसी के गम को रुमाल करता, उसी के बारे में झूठे सच्चे सवाल करता, ये मेरी पलकों तक आ गया है। सर आपकी नज़र में श्री सशक्तिकरण क्या है? विमेन एम्पावरमेंट। अरे मतलब ये दुख की बात है कि 2000
22 में हमको ये सोचना पड़ रहा है कि विमेन एम्पावरमेंट क्या है। सिंपल बात ये है, हाँ ये अफसोस की बात है। पहली बात ये है कि मैं कहीं गया था राजस्थान में, एक शहर में, एक कॉलेज में, वहाँ पर वो लड़कियों का कॉलेज था, 4000 लड़कियाँ एक हॉल में भरी हुई है, वो ह्यूज कॉलेज, और 2 आदमी थे सिर्फ उसमें, एक मैं और एक जो हिंदी डिपार्टमेंट के हेड थे, बाकी सब महिलाएं, टीचर्स भी और लड़कियां भी। अब उन्होंने खड़े होके भाषण दिया कि साहब ये आजकल तो दुनिया बदल गई है। मैं इन बच्चों को क्या बोलूँ, ये तो सब देवियां हैं मेरे लिए, इन देवियों से मैं क्या कह सकता हूँ। बाकी ये कि अब तो दुनिया बड़ी बदल गई है, अब देखिए डिवोर्स होने लगी है। और ये मैंने एक कविता लिखी है, जावेद जी आपकी आज्ञा से सुना रहा हूँ। यहाँ एक लड़की को डिवोर्स दे दी गई है और वो अपने पीहर के घर वापस जा रही है। उन्होंने एक इंतहाई दुख भरी कविता सुना। अब मेरी बारी आई तो उन्होंने रियलाइज किया होगा कि इसे तो बुलाने नहीं चाहिए था। मैंने कहा अभी बताया गया है कि तुम सब देवियां हो, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, तुम में से एक भी देवी नहीं है, लेकिन हम तुम्हें देवी कहते हैं। हम तुम्हें देवी इसलिए कहते हैं कि हम तुम्हें इंसान नहीं कहना चाहते। अगर हमने तुम्हें इंसान कहा तो हमें तुम्हें वो अधिकार देने पड़ेंगे जो इंसानों के अधिकार है, और वो हम देने को तैयार नहीं। तो हमने तुम्हें एक पेडेस्टल पे बिठा दिया है देवी बना के, और वहां से तुम्हारा कर्तव्य यह है कि तुम हमारे लिए बलिदान करो। हमारा कर्तव्य नहीं कि हम तुम्हारे लिए बलिदान करो, वो तुम्हारा है, तुम देवी हो। बेकार बात। डिवोर्स की जहां तक बात है, ये दुनिया की दूसरी बुरी चीज है, पहली बुरी चीज नहीं है। पहली बुरी चीज है बुरी शादी। मेरी एक बेटी है, कल को उसकी शादी होगी, अगर उसके पति ने या पति के घर वालों ने जरा सा भी मिसबिहेव किया और पहले दिन वो वापस मेरे घर नहीं आ गई, तो मैं समझूंगा मेरे पालन पोषण में कोई कमी है। क्या मतलब? एडजस्ट कर लो। क्यों कर ले? क्यों भाई? मैनेज करो। अरे भाई आ गया होगा, वो कैसे आ गया, हिम्मत कैसे हुई उसकी। ये अब जो नई जनरेशन की लड़कियां हैं वो भी अब ये नॉनसेंस बर्दाश्त करने को, वो देवी बनने को तैयार नहीं है। वो इंसान है, वो कहती है हम इंसान है, हमें ह्यूमन राइट चाहिए। अब वो फ्रॉड जो इतने वर्षों से चल रहा था नहीं चलेगा, बदल रही है दुनिया। और कोई भी समाज जिसमें आप आधी पॉपुलेशन को उसके मुंह पे ढाटा बांध देंगे या उसको घरों में बंद कर देंगे, वो समाज तो लंगड़ा के चलेगा। एक पैर तो आपने तोड़ दिया, 2 पैर थे इस समाज के, आपने एक पैर तोड़ दिया, तो लंगड़ा के कूदता फांगता जाएगा। जितने प्रोग्रेसिव सोसाइटीज होंगी, जो आगे बढ़ेंगी, जो सही होंगी, वो तो जेंडर प्रेजुडिस और बायस नहीं रख सकती, पॉसिबल नहीं है। और आपको एक बात बता दूं, हमको ये अच्छा लगे न लगे, बुरा लगे अच्छा लगे, ये हो रहा है, ये होगा। दुनिया बदल रही है। एक सिविलाइजेशन थी इजिप्ट की, एक सिविलाइजेशन थी रोम की, एक सिविलाइजेशन थी ऑटोमन एम्पायर की। वक्त के साथ ये खत्म हो गई। अब एक सिविलाइजेशन है जो पिछले 8-9 हजार साल से है, उसका नाम है सिविलाइजेशन ऑफ मैन। नाउ इट इज विदरिंग अवे, और सिविलाइजेशन ऑफ वुमन इज अपीयरिंग। ये इसलिए नहीं है कि कोई पोएटिक जस्टिस है, ये लॉजिकल रीजन है इसके। 2 बातें, आप एक बिल्डिंग बना रहे हो, आप एक गारमेंट बना रहे हो, आप एक खाना कोई कुजीन तैयार प्रिपेयर कर रहे हो, आप एक आर्टिकल लिख रहे हो, कोई भी चीज कर रहे हो, शुरू में उसमें ब्रॉड स्ट्रोक्स होते हैं, और जैसे जैसे चीज कंप्लीट होती जाती है उसमें सटलिटीज और नुआंसेस आना शुरू होती है, डिटेलिंग शुरू होती है। वो बिल्डिंग हो, पहले तो बीम तो पिलर ये बन रहा है, फिर उसकी वॉल्स होती, फिर वॉल्स को पेंट किया जाता है, फिर उसमें खिड़की में शीशा लगा के उसमें स्क्रू सही होते हैं, फिर उसमें डेकोरेशन शुरू होती है। आहिस्ता आहिस्ता सटलिटी और डिटेलिंग आती है, पहले ब्रॉड स्ट्रोक। एक रियलिटी ये है। दूसरी रियलिटी यह है कि फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर women were imprisoned in a very small sphere. When you have less to see, you have developed an eye to see more in the less. अब यही है, अब इसी की डिटेल में जाओ तो women have developed an eye for detail.
ये अनकॉन्शियसली सोसाइटी उसे 6000 साल 7000 साल से ट्रेन कर रही थी। इधर ये हो गया है कि टेक्नोलॉजी ने जो आपके ब्रॉड स्ट्रोक थे सब खत्म कर दिए। अब तो फेदर टच से वॉर लड़ सकते हैं आप बटन से। तो वो जो ब्रॉन का एडवांटेज था वो जा चुका है। एंड सोसाइटी माइनर डिटेल्स और सटलिटीज और नुआंसेस की तरफ जा रही है, टेक्नोलॉजी लेके जा रही है। ये इस काम के लिए तैयार हो रही थी 7000 साल से। नाउ दीज टू थिंग्स व्हिच आर ऑस्टेंसिबली टोटली डिस्कनेक्टेड फ्रॉम ईच अदर आर मीटिंग स्लोली बट श्योरली। ये मिल रही है। किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में जाओ, किसी मिनिस्ट्री में चले जाओ, एक हॉल है जिसमें से जब वो वर्क जो लड़की वहां काम करती है जब वॉक करेगी तो उसकी चाल में एक बाउंस होता है। शी हैज इंथुजियाज्म, एनर्जी एंड पावर। वहां से उधर से लड़का आ रहा है थका हुआ, इसलिए कि उसे कोई एक्साइटमेंट नहीं है। वो तो ये काम हजारों साल से कर रहा है, तो कोई नई बात, कोई अचीवमेंट नहीं है उसमें। इसको ये तो पिंजरे में बंद थी निकली है अभी, ये बताएगी। ये होना ही है, ये इनएविटेबल है कि ना हो। सिविलाइजेशन ऑफ विमेन इज राउंड द कॉर्नर। अब हमें आपको अच्छा लगे नहीं अच्छा लगे, लेकिन अब हमने इतने दिनों राज कर लिया, अब ये इलेक्शन तो लड़की जीतने वाली है। दैट्स व्हाट आई फील। सर आपने अपनी नानी का एक किस्सा शेयर किया था एक इंटरव्यू में। जी हाँ, जी हाँ। तो वो किस्सा आप शेयर करिए कि आपके नाना जी ने आपको आयत। साहब निकल गए, वो मेरी नानी का किस्सा नहीं सुन पाएंगे। चलो खैर कोई बात नहीं, बाकी है। हाँ, नाना जी ने आपको आयत। देखिए, फॉर्चुनेटली आई कम फ्रॉम अ फैमिली where I have never seen any of my relatives in Parda. All of them were working women right in 40s and 50s से। All of them were free thinkers। मुझे मतलब मेरे माँ बाप ने बचपन से बताया, बेटा ये धर्म के चक्कर में तो पढ़ना ही मत तुम कभी, ये तो बिल्कुल ही बेकार काम है और ये बिल्कुल गलत है। तो हमको एथीज्म बचपन में पढ़ाई जाती थी। जब मैं पैदा हुआ था ग्वालियर में, मेरे फादर पढ़ाते थे विक्टोरिया कॉलेज, अब उसका नाम महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज हो गया। उसमें एक स्टूडेंट जो थे उनका नाम सुना होगा आपने, अटल बिहारी वाजपेयी। तो वो स्टूडेंट थे मेरे बाप के, और बाद में उन्होंने इस बात का, जैसे डॉक्टर साहब मैं कहूँगा, जैसे उन्होंने इस रिश्ते को निभाया प्रशांत कारिया साहब, वैसे अटल बिहारी वाजपेयी साहब, मिसेस कॉल जो उनकी अडॉप्टेड फैमिली थी, उन्होंने जो रिश्ता हमसे निभाया वो अनबिलीवेबल। तो वहां मैं पैदा हुआ ग्वालियर में, हॉस्पिटल में। अब मेरे बाप तो कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर थे, तो वो और उनके दोस्त हॉस्पिटल पहुंचे तो किसी के हाथ में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो भी था। तो किसी ने कहा, भाई सुनो यार, मुसलमानों में एक ट्रेडिशन होती है, बच्चा पैदा होता है तो उसके कान में अजान देते हैं। थैंक गॉड वहां कम से कम लाउड स्पीकर से नहीं देते, तो वरना बच्चा ही बहरा हो जाए। तो तुम क्या करोगे? कहा भाई मैं तो देखा मैनिफेस्टो, क्या मैनिफेस्टो देना मुझे। तो मेरे कान में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पढ़ के फूका गया, वर्कर्स ऑफ ऑल द नेशंस यूनाइट, फॉर यू हैव नथिंग टू लूज बट योर चेंज, ऐसे कर। दिस वाज माय बिगिनिंग। तो हमारे घर में हमें माँ बाप ने, घर वालों ने कुछ बताया नहीं, बल्कि खिलाफ ही बताया, ये राइट फ्रॉम चाइल्डहुड। अब मेरी मदर की डेथ हो गई जब मैं 8 साल का था। तेलंगाना मूवमेंट था, आप लोग को याद होगा, तो कम्युनिस्ट पार्टी बैन हो गई थी इंडिया में। तो माय फादर वाज अंडरग्राउंड। तो अब हम जो थे अपने नाना नानी के घर में आ गए दोनों, मैं और मुझसे 1.5 साल छोटा भाई, मैं 8 साल का, वो 6.5 साल। नाना नानी मेरे सिर्फ एक रिश्तेदार हैं जिन्हें मैंने 5 वक्त नमाज पढ़ते देखा, दोनों 5 वक्त नमाज। और मेरी नानी अपना नाम भी नहीं लिख सकती थी, टोटली जाहिल। वो खड़ी बोली भी नहीं बोलती, खड़ी बोली जो मैं बोल रहा हूँ ये खड़ी बोली कहलाती है। वो अवधी बोली, आवत है, जावत है, कहत है, सुनत है, ये भाषा बोलते थे। और बड़ा, अब याद करता हूँ बड़ा अच्छा लगता है। मेरे पढ़ी हुई लिखी माँ, मेरे पढ़े लिखे हुए मामा अंदर माँ के पास बैठ के अवधी में बात करते थे, उठे ड्राइंग रूम में गए, अंग्रेजी में डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी खूबसूरत सी बात थी, और माँ से परफेक्ट अवधी में बात करते थे।
मैंने अवधी सीखी, मैं कभी गांव में नहीं रहा अपनी नानी से। मैं सब जो गाने लिख लेता हूँ अवधी में, मैंने बहुत लिखे हैं। और शाम बेनेगल, घर ना ही हमरे शाम, ऊजा के परदेश बिराजे, छूना हमरा धाम, घर ना ही हमरे शाम, ये सब मैंने अपनी नानी की भाषा से सीखा। तो खैर, अब एक दिन मेरे नाना ने मुझे कहा कि ये एक आयत है, ये तुम याद कर लो तो मैं तुम्हें अठन्नी दूंगा। अब यहाँ बहुत से लोग हुए होंगे, उन्हें अठन्नी ही मालूम होगा क्या होता है। अठन्नी मीन्स 50 नया पैसा, तब नया पैसा नहीं होता था, बट वैल्यू वही है। और 50 नया पैसा वो तो फॉर्चून फॉर अ चाइल्ड दैट टाइम, अभी तो किसी को दे मत दीजिएगा। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने रट ली वो आयत, 50 नए पैसे मिले। उसके बाद उन्होंने मुझे एक किताब दी जो प्रॉफिट की लाइफ पे थी बच्चों के लिए, वो मैंने पढ़ी तो मैं बड़ा ही फैसिनेट हुआ। टेंट्स एंड ट्राइब्स एंड वॉर्स, एंजल्स कमिंग डाउन एंड ब्ला ब्ला, फैसिनेटिंग था। फिर मेरे नाना ने मुझे कहा कि अब मैं तुम्हें 1 रुपया दूंगा अगर ये आयत। वो मेरी नानी जो बीमार भी होती थी तो ऐसे लेट के नमाज पढ़ती थी, कितना भी उसे बुखार हो कुछ। उस नानी, शी लॉस्ट हर टेम्पर। शी सेड, हाउ डे यू टीच रिलीजन टू हिम। ये बच्चा, इसकी माँ मर गई है, इसका बाप नहीं है इस वक्त, ये हमारे घर में मजबूरी से है, तो इससे हमको ये राइट नहीं मिलता कि अपना धर्म उसे सिखाए। इसकी माँ जिंदा होती तो इसे सिखाती, इसका बाप इसके साथ रहता होता तो सिखाता नहीं, तो हमको राइट नहीं है कि हम इस बच्चे को अपना रिलीजन सिखाएं। उस वक्त मुझे अफसोस हुआ, मेरे हाथ से 1 रुपया निकल गया। लेकिन जब मैं वापस बहुत बरसों के बाद सोचता हूँ उसके बारे में, तो मैं सोचता हूँ कि यार मेरी नानी तो हिंदुस्तान के हर पॉलिटिकल लीडर से ज़्यादा समझदार औरत थी। वो जाहिल औरत जो थी, उसका दिल देखो, जो खुद 5 वक्त नमाज पढ़ती है और बीमारी में पढ़ती है, लेट के पढ़ती है इशारों से, वो ये कह रही है कि तुम इस बच्चे को धर्म नहीं दे सकते हो, इसके माँ बाप इसे नहीं देते तो हमको राइट नहीं देने का। दैट वॉज द एंड ऑफ माई रिलीजियस एजुकेशन। सर, मैं एक सवाल पूछूंगी, फिर हम पब्लिक के लिए क्वेश्चन ओपन करेंगे। सर, मेरा सवाल ये है कि घर पे जब आप शबाना जी के साथ बैठे हुए कॉफ़ी पीते हैं या डाइनिंग टेबल पे खाना खाते हैं साथ में, तो आप दोनों के बीच में क्या बातें होती है? पोएट्री के बारे में, कभी आपने नींबू के बढ़ते दाम के लिए एक दूसरे से बात करी है, या कभी आपने शबाना जी को बोला है कि आज बिरयानी में नमक बहुत कम है? ऐसी बातें होती है सर? ऐसा कई बार लोग मुझसे सवाल करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि ये दोनों सात्र की फिलॉसफी डिस्कस करते रहते होंगे। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जहाँ तक खाने की बात है, भैया मैं इतना भूखा मरा हूँ ज़िंदगी में और बिना खाने के गया हूँ, तो मुझे जो भी मिलता ठीक ही मिलता, मुझे तो खाना ठीक लगता है। तो मैं तो खाने में नमक कम है नमक ज़्यादा है ये बात कभी कर ही नहीं सकता, जो है वो ठीक है। शबाना के है नखरे, वो ये कैसे इसमें ये क्यों डाल दिया तुमने, और ये देखो थोड़ा कच्चा रह गया, वो ज़्यादा पक्का हो गया, ब्ला ब्ला ब्ला। मैं इसमें नहीं पड़ता हूँ। बाकी एक के आपके जब आपके बच्चे आते हैं, ये तो बच्चे दोनों अलग रहते हैं, अलग अलग दोनों के घर हैं बड़े बड़े, तो आते हैं कभी संडे को सैटरडे को, तो आप लोग क्या बात करते हैं? सिर्फ खाने की बात करते हैं लोग। मुझे मालूम नहीं मेरे बच्चों किस मुसीबत में हैं, इतनी कमा रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी फिल्में बना, वो एंटर होते घर में तो भूखे होते हैं। मेरे घर तो जब आते हैं वो भूखे मर रहे होते हैं। पा आई एम वेरी हंग्री, प्लीज गेट मी समथिंग टू ईट। तो पहला काम ये होता है कि उन्हें खाने को फौरन जल्दी से मंगाओ, भाई कुछ कबाब वबाब दो इन लोग को, ये दो वो दो, तो वो खाते हुए बात करते हैं। तो खाना बहुत इम्पोर्टेंट है उनके लिए, और बड़े फंसी भी हैं, वो कर सकते हैं, भाई मैं नहीं कर सकता फंसी, मैंने दूसरे दिन देखे हुए। बाकी ये कि नॉर्मल बातें होती है। एक तो शबाना में हर बात बहुत अच्छी है, बहुत ही कमाल की, सिवाय इसके कि रोज़ अपनी चाबी खोती है, रोज़ अपना फ़ोन खोती है। तो हमारा जो स्टाफ है वो लगाता, देखो फ़ोन मैडम का कहाँ है, अब वो ढूंढा जा रहा है, अब वो उसे बजा रहे तो बज भी नहीं रहा, वो साइलेंट पे है। अभी एक रोज़ ये हो नहीं सकता कि कोई दिन वो कोई चीज़ खोई हुई ना हो और स्टाफ ढूंढ ना रहा हो।
अब मैं उसके साथ रह रहा हूं, क्या करूं। ये एक प्रॉब्लम बड़ा सीरियस है। जहां जाती है ज्वेलरी छोड़ाएगी। तो मैं तो उसे कहता हूं कि तुम्हारा सबकॉन्शियस ये कहता है कि तुम ये ज्वेलरी वगैरह डिजर्व ही नहीं करती हो, इसलिए तुम उसे भूलाती हो, कहीं भी कुछ छोड़ देगी। इसके अलावा गुण ही गुण है उसमें।